गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 3 पर, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, तो डेटा हैंडलिंग क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो डेटा के बारे में वैसे आप सबको पहले से पता है, फिर भी एक बार बता देता हूँ मैं कि डेटा क्या होता है। डेटा इज़ रॉ फैक्ट्स ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ का जो रॉ फैक्ट होता है, रॉ माने कच्चा, मतलब रॉ मतलब कच्चा पदार्थ होता है। ठीक है, रॉ फैक्ट्स मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अब तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके घरों में आपकी मदर जो है, आपको जब स्कूल आप आते हो तो उसके लिए टिफ़िन बना करके देती हैं। उसमें मान लीजिए अगर वो रोटी बना के देती हैं तो रोटी किससे बनता है? ठीक है, आपका वो आटे से बनता है। ठीक है, तो वो आटा जो हो जाएगा वो आपका रॉ फैक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर कई सारे प्रोसेस किए जाते हैं, तब जाकर रोटी आपको मिलती है। तो सेम वैसे ही, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आप के क्लास, मान लीजिए आपका 7th का क्लास है, उसमें सपोज दैट मान लो 4 बच्चे हैं। ठीक है, कितने बच्चे हैं? 4। नाम ले लेते हैं, जैसे ए, ठीक है, बी, सी, डी। एक और ले लेते हैं, चलिए 5 बच्चे कर देते हैं। ठीक है, और इन सभी का मैथ्स का टेस्ट हुआ। ठीक है, और उसके मैथ्स के टेस्ट में इनके जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ए को मिला 5 मार्क्स, 10 मार्क्स का पेपर था, बी को 8 मार्क्स, सी को 7 मार्क्स, डी को 4 मार्क्स, ई को 9 मार्क्स, ऐसे करके। ठीक है, तो ये मार्क्स जो मिले हैं मैथ्स के मार्क्स, यही मार्क्स जो होंगे वो अलग अलग ये डेटा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डेटा कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में डेटा तो आप जान गए कि रॉ फैक्ट मतलब बिल्कुल इनिशियल जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो आपकी डेटा कहलाती हैं। अब इसके बाद में इसको कलेक्ट करना, तो कलेक्ट करने का मतलब होता है कलेक्टिंग ऑफ डेटा। कलेक्टिंग ऑफ डेटा क्या है? कलेक्टिंग ऑफ डेटा का मतलब हो गया बिल्कुल ऐसे जैसे हमने डेटा कलेक्ट किया और इसको एक क्या नाम है, यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा दिया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करके हमने दिखा दिया, डेटा को कलेक्ट किया कि यहाँ स्टूडेंट है, ये मान लीजिए यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हैं और ये उनका क्या है, मार्क्स है। ठीक है, अब उसके बाद में फिर इसको क्या करना, ऑर्गेनाइज़ करना। ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब होता है उसको एक ऑर्डर में लिखना। ऑर्डर में मतलब चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो आप। तो जैसे अभी तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है ना, 5 8 7 4 9 इस तरीके से ऑर्गेनाइज है नहीं। इसको जब आप ऑर्गेनाइज़ करके लिख दो, मान लीजिए हमने असेंडिंग ऑर्डर में अगर लिख दिया, तो पहले क्या लिखेंगे? पहले 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7, फिर 8 और उसके बाद 9। तो ये इस तरीके से जो डेटा लिख दिया गया, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, मतलब उसको ऑर्गेनाइज करके किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। आई थिंक आपके समझ में आ गया कि डेटा क्या है, और डेटा को कलेक्शन ऑफ डेटा, और उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई इसमें। और उसके बाद में अब मैं आज चलता हूँ अगले टॉपिक पे आपका, जो कि है क्या, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन मतलब आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है, शायद आपको याद हो। मीन का मतलब होता है जितने भी आपकी वैल्यू दी गई है, ठीक है, उन सारी वैल्यूज़ का आप सम निकालो, मतलब सबको ऐड करो, और ऐड करने के बाद जितनी वैल्यू दी गई है उनसे डिवाइड कर दो। जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था, उसमें कहा था कि 5 बच्चे हैं जिनके मार्क्स थे ना कुछ ऐसे, ये 4 थे, उसके बाद में 5 था, ऐसे था 5 4 का 8 था। ठीक है, फिर क्या था, 7 था। ठीक है ना, और क्या था, और मान लीजिए आपका 6 था, ऐसे करके। ठीक है, तो ये सारे मार्क्स थे। अभी मान लो इन्हीं मार्क्स का हम कहें कि इनका मीन क्या होगा, तो मीन के लिए बस कुछ नहीं करना होता है। मीन पता करने के लिए ऐसे MEAN, मीन इज इक्वल टू हो जाता है, हम सारे वैल्यू को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं ऐसे। तो 5 + 4 + 8 + 7 + 6, और प्लस करने के बाद इनको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? जितनी वैल्यू आपको दी गई है। कितनी वैल्यू दी गई है हमें? 1 2 3 4 और ये 5 वैल्यू दी हुई है ना, तो 5 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे बस। तो अब ऐड करो, 5 + 4 9 + 8 कितना हो जाएगा, 17। 17 + 7 कितना हो जाएगा, 24 + 6 कितना हो जाएगा, 30। 30/5, 5 × 5, 5 × 6 = 30। कितना आ गया, मीन 6। तो यहाँ पे आपका मीन जो हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब ये मीन का मतलब क्या होता है? देखिए, मीन का मतलब होता है, एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि एक ऐसी वैल्यू जो बिटवीन हो उन सारे वैल्यूज़ के, मतलब उन सभी वैल्यूज़ के बीच की एक ऐसी वैल्यू हो। ठीक है, तो देखिए ये जो 6 आया है, ये एक ऐसा वैल्यू है जो इन सारे वैल्यूज़, मतलब आपका 5 4 और इसके बाद में 8 7 और 6, इनके बीच में हो सकता है। जैसे अगर आप 6 बीच में रखो
तो देखोगे इधर 4 और 5 इधर हो सकता है और 7 और 8 इधर हो सकता है। हो गया ना, तो देखिए मिड में आ गया ना ये। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि मीन जो होता है वो मिड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उससे आगे के कुछ वैल्यू भी हो सकते हैं, कुछ ग्रेटर भी हो सकते हैं और उससे कुछ स्मॉलर वैल्यू भी मिलेंगे आपको, ठीक है। वो मिड की वैल्यू हो सकती है जो आप मीन निकालोगे, ठीक ना। चलिए, तो मीन आपको समझ में आ गया कि क्या करते हैं। वैसे इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला जो होता है मैंने तो अभी बता दिया कि कैसे करते हैं इसको। फार्मूला भी इसका होता है, ऐसे लिखते हैं, मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़, सम ऑफ क्वांटिटीज़, या लिख दो, और लिखने की ज़रूरत नहीं है, सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है। तो ये है आपका मीन का फार्मूला। मीन इज इक्वल टू होता है सम ऑफ क्वांटिटीज़ अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। यही मीन जो है इसको आप अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए, चाहे अर्थमेटिक मीन कहिए और चाहे केवल मीन कहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या टॉपिक है हमारे पास? अगला जो है हमारा वो है रेंज। रेंज क्या होता है? तो ये भी बहुत ही ईजी है। जैसे जितने भी आपको डेटा दिए गए हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने जो एग्ज़ाम्पल लिया था उसी एग्ज़ाम्पल की बात कर लेता हूँ। मैंने मार्क्स लिए थे 5, 4, 7, 8 और 9, ये लिया था ना, ऐसे करके। तो ये हमारे पास यही डेटा था। अब इसका अगर कोई कहे कि रेंज बताइए, रेंज क्या होगा, तो रेंज के लिए कुछ नहीं करते हैं हम। जो हमारा डेटा गिवन होता है उस डेटा में जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट माने सबसे बड़ा, तो 5, 4, 7, 8, 9 में सबसे बड़ा कौन है? 9। तो यहाँ लिखेंगे हाईएस्ट वैल्यू को 9 हो गया। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते किस वैल्यू को? लोवेस्ट। लोवेस्ट क्या है इसमें? 4 है, तो बस 9 माइनस 4, आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो रेंज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रेंज हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो इस डेटा का जो मैंने दिया था डेटा, इसका रेंज 5 होगा। आपके क्वेश्चन में जिस टाइप का डेटा दिया जाएगा उसमें से आप देखिएगा कौन हाईएस्ट वैल्यू और कौन सा लोवेस्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही रेंज हो जाएगा आपके डेटा का, ठीक है। तो आई थिंक जितने भी टॉपिक थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब आप जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या लगाना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो ये तो अब आपको खुद ही करना होगा। करना क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कि आपके मान लीजिए क्लास में कोई भी 10 स्टूडेंट्स के हाइट पता करने हैं आपको, और उन हाइट का क्या बता निकालना है आपको? रेंज निकालना है। तो बहुत सिंपल है। मान लीजिए एक एग्जांपल के रूप में, मैं 10 नहीं, मान लीजिए मैं 3 ही स्टूडेंट ले लेता हूँ अगर। तो ये 3 स्टूडेंट है, ए, बी और सी, और इनका जो हाइट है, मान लीजिए किसी बच्चे का हाइट है 152 सेंटीमीटर, किसी बच्चे का हाइट है 158 सेंटीमीटर, और किसी का हाइट है 143 सेंटीमीटर, ऐसे करके, ठीक है। ये 3 बच्चे हैं। तो अगर इनके हाइट का रेंज पता करना है तो कैसे पता करेंगे? बस कुछ नहीं, जो हाईएस्ट वैल्यू है जो कि आपका 158 है, इसमें से लोवेस्ट वैल्यू 143 को माइनस कर देंगे। तो 158 माइनस 143 कर देंगे तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा आंसर आपका? 15 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा आपका रेंज, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ये तो मैंने ऐसे ही अपने मन से बता दिया, आप अपने हिसाब से करिएगा। 10 स्टूडेंट का कोई भी हाइट लिख सकते हैं आप अपने मन से, ठीक है, और उसके बाद में उसका रेंज पता करिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। अच्छा, ये जो मार्क्स हैं इनको एक टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ करना है। उसके बाद में फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए उनका आंसर देना, जैसे विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, कौन सा लोवेस्ट है, रेंज क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है, ये सारे। तो कोई दिक्कत नहीं है। टेबल के फॉर्म में मैंने आपको बताया, जब डेटा को किसके ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो उसको टेबल के फॉर्म में बनाते के ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कैसे, यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे हम टेबल बना लेंगे इसमें। और उसके बाद में फिर मार्क्स हैं और क्या, हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ देखेंगे, ये जो मार्क्स हैं उनको लिखेंगे डायरेक्ट ऐसे। सॉरी मिट गया वो, 1 मिनट रुकिए, मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ इसको। क्या करेंगे आप? ऐसे यहाँ पे इसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे हम। और इसमें सबसे पहले, क्योंकि ये मार्क्स दिए हैं, तो सबसे पहले तो हमारा कॉलम होगा मार्क्स का ही,
यहाँ हो जाएगा आपका मार्क्स, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे आप, टैली मार्क्स भी दिखाएंगे रिप्रेजेंट करके। अब ये टैली मार्क्स क्या है, ये तो मैंने आपको बताया नहीं, तो चलिए मैं टैली मार्क्स भी आपको बता देता हूँ। टैली मार्क्स और एक होता है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, चलिए देखिए। टैली मार्क्स होता है एक्चुअली में कोई भी आपको डेटा दिया गया हो जो, ठीक है, वो जितनी बार रिपीट होता है हम उतनी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं बस। जैसे मान लीजिए 1 मार्क है, ठीक है, और वो कितनी बार रिपीट हुआ, कोई ऐसे 1 मार्क जो है वो मान लीजिए 4 बच्चे पाए हैं 1 मार्क्स, ठीक है। तो टैली मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे 4 लाइन ड्रॉ कर देंगे बस, और कुछ नहीं, ठीक है। मान लीजिए 2 मार्क्स है, वो कितने बच्चे पाए हैं, वो 5 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 2 मार्क्स मिले हैं, तो 5 के लिए क्या करेंगे, 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, नहीं। एक्चुअली में हम मैक्सिमम 4 लाइन तक ड्रॉ करते हैं, और जब 5वीं लाइन की बारी आती है, मतलब 5 को रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसे ऐसे कट कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पे 6 होता कि नहीं, 6 बच्चे ऐसे हैं जो 2 मार्क्स पाए हैं, तब क्या करते हैं आप, तो देखिए ये तो 5 ऑलरेडी है, अब क्या करेंगे, एक और इसमें हम यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे, बस 5 और 1 6 हो गया। अब ऐसे ही 7 होता तो एक और बढ़ा देंगे, 8 में एक और, 9 में एक और 10 के लिए फिर इसे कट कर देंगे, 11 के लिए एक और ऐसे बढ़ा देंगे, तो ऐसे ही है, चलते चला जाएगा, ठीक है। तो यही है आपका टैली मार्क्स। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो नंबर जितनी बार रिपीट होता है वही उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। अभी चलिए मैं आपको क्वेश्चन में भी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मार्क्स चलिए हम नोट कर लेते हैं, हमारे क्या क्या मार्क्स क्या क्या है, इतने में हो नहीं पाएगा, लिख नहीं पाऊँगा सर, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्योंकि 10 तो है नहीं 2 डिजिट, हाँ चलिए। अब देखते हैं ज़रा 1 कितनी बार है इसमें, तो 1 जो है आपका वो एक ही बार है, तो यहाँ 1 के लिए एक टैली मार्क्स हो जाएगा ऐसे, और फ्रिक्वेंसी भी 1 हो जाएगी। 2 कितनी बार है, तो देखेंगे 2 एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 2 हो गया आपका, बस 2 टाइम है, तो 2 के लिए 2 टैली मार्क्स हो गए आपके, और यहाँ पे 2 लिख देंगे उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि 2 2 बार है। 3 कितनी बार देखेंगे, तो 3 है आपका, एक यहाँ पे है, और उसके बाद में बस 3 भी एक ही बार है, तो 3 के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। 4 की देखेंगे तो यहाँ 4 एक बार यहाँ पर है, 2 हो गया आपका, यहाँ एक और है 3, तो 4 जो है वो कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 ऐसे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ फ्रीक्वेंसी 3 लिख देंगे। 5 कितने टाइम है, तो 5 एक बार यहाँ पर है, एक ये 2 हो गया आपका, यहाँ 3, फिर ये 4, और उसके बाद में यहाँ 5। 5 जो है आपका वो 5 टाइम है, तो इसके लिए 5 लाइन ऐसे ड्रॉ, 4 लाइन ड्रॉ करके ऐसे कट कर देंगे। ये आपका हो गया टैली मार्क्स, और यहाँ फ्रीक्वेंसी हम लिख देंगे 5, ठीक है। ऐसे ही 6 7 8 का भी आप पता करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका टेबल बन जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद में क्या करना है, फिर क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन के आंसर देना, चलिए इसे हटाता हूँ मैं, और क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए तो टेबल ड्रॉ कर लेंगे, अब टेबल के बाद में फिर उसी टेबल में से देख देख करके आपको आंसर बताना है। कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, व्हाट इज़ विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, कौन सा नंबर हाईएस्ट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमने जब ड्रॉ किया था तो 1 से स्टार्ट किया था, और कहाँ तक गए थे, 9 तक, 9 तक गए थे ना, तो यही जो 9 है आपका, यही क्या हो जाएगा, हाईएस्ट। तो 9 इज़ हाईएस्ट लिख देंगे, ठीक है। आप अपने टेबल में देख करके भी आंसर दे सकते हैं इसका। दूसरा क्या क्या है, दूसरा क्या पूछा है, लोवेस्ट कौन है, तो लोवेस्ट 1 हो जाएगा आपका। रेंज क्या है, थर्ड क्वेश्चन के लिए, रेंज के लिए तो मैंने आपको बताया, रेंज इक्वल टू लिख देंगे क्या, हाईएस्ट वैल्यू 9 है माइनस लोवेस्ट वैल्यू 1 है, तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा आपका। फिर क्या पूछा है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, मीन बताना क्वेश्चन नंबर 4 में। तो मीन के लिए क्या करेंगे आप, जितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो जितनी वैल्यू यहाँ दी हुई है ना, इन सबको ऐड करिएगा, और ऐड करने के बाद में डिवाइड करें कितने से, कितनी वैल्यू दी गई है वो तो आपको काउंट करना पड़ेगा। चलिए काउंट कर लेते हैं कितनी वैल्यू हमें दी गई है, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 वैल्यू दी हुई है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, ये सारे जो 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस डैश 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 करके अंत में क्या है 6 प्लस 7 है ऐसे, ठीक है। इन सबको ऐड करके 20 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। जो आएगा यहाँ पे वही आपका हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, ठीक है, बस और कुछ नहीं।
तो आई थिंक सेकंड वाला क्वेश्चन आपके समझ में आया कि कैसे करना। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। पहले 5 होल नंबर्स का मीन पता करना है। होल नंबर्स क्या होते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ऐसे नंबर्स जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 0 1 2 3 4, फिर 5, फिर कॉमा 6, फिर डैश डैश डैश। लेकिन ये तो पूरा अंत तक चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा पता नहीं, इन्फिनाइट तक चला जाएगा ये। लेकिन हमें केवल 5 होल नंबर लेने, वो भी स्टार्टिंग के। तो स्टार्टिंग कहाँ से जो है आपकी 0 से ना, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, मतलब कहाँ तक लेना है आपको, 4 तक लेना है। तो बस अब ज़्यादा कुछ करके नहीं, बस डायरेक्ट आप लिख दीजिए मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 + 1 + 2 + 3 और +4। और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 5 से। तो कितना आ जाएगा आपका, 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 4 10। तो 10/5 कट कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर 2। ये 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन इन 8 इनिंग्स, फाइंड द मीन स्कोर। कुछ नहीं करना है। एक क्रिकेटर है, मान लीजिए कोई भी एक क्रिकेटर है, उसने 8 इनिंग खेले, मतलब 8 मैच खेल सकते हो आप। हालांकि एक मैच में 2-2 इनिंग भी होते हैं टेस्ट वाले मैच में। तो आप यही समझ लो, मान लो कि वनडे मैच हो रहा है, ठीक है। उसमें जो है 8 इनिंग मतलब 8 मैच उसने खेले हैं और हर मैच में उसने ये रन बनाए हैं। तो उसका मीन स्कोर पता करना है। तो बस क्या करेंगे, सारे को ऐड करके 8 से डिवाइड कर देना, बस हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, फॉलोइंग टेबल शोज़ ऑफ द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम। अच्छा, यहाँ पे 4 गेम हुए हैं और 3 प्लेयर, देखिए ये पहला गेम है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 गेम थे। और उनमें जो प्लेयर थे, एक पहला प्लेयर था ए, दूसरा बी और तीसरा सी था, ठीक है। तो इनका जो गेम हुआ है, उन्होंने जो जो स्कोर बनाया, जैसे ए ने 14 बनाया पहले गेम में, दूसरे गेम में उसने 16 बनाया है, तीसरे में 10 और चौथे में भी 10 बनाया है। ऐसे बी ने पहले में 0 बनाया है, फिर 8 बनाया, फिर 6 और ये 4। और सी ने पहले में 8 बनाया है, फिर 11, फिर डिड नॉट प्ले, मतलब ये सी जो है वो थर्ड वाले गेम में नहीं खेला था, मान लीजिए अनफिट था या कुछ और रीज़न था। और फोर्थ वाले गेम में उसने 13 बनाया। इतना एक आपके समझ में आ गया कि कैसे क्या किया गया है यहाँ पे। तो अब क्या करना है हमें, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। मतलब ए का एवरेज बताना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज, ए का एवरेज बताना है। एवरेज का भी मतलब मीन होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो मैंने आपको मीन बताया है ना, मीन को ही आप क्या बोलते हैं, एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एवरेज। चाहे एवरेज कहो चाहे मीन कहो, तो बस कोई दिक्कत नहीं है। सबको क्या करेंगे, उसके जितने स्कोर चारों गेम में जो भी स्कोर थे, कितना 14 + 16 और +10 और +10 दोबारा, और डिवाइड बाई क्या कर देंगे 4। तो 14 16 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, +20 कितना आ जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाई 4। 50 को 4 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4 हो जाएगा, एक बचेगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा 20, ये 12.5। ये आ गया मीन स्कोर किसका, ए का, या ए का एवरेज कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे हो गया आपका। फिर टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाई 3 और बाई 4 बाई। अच्छा चलिए, यहाँ तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। इसमें कह रहा है कि अगर हमें सी का एवरेज पता करना है, ये जो सी वाला है इसका एवरेज पता करना है, तो इसमें इसने कितने मैच खेले हैं, 1 2 3, लेकिन ये चौथा मैच उसने खेला ही नहीं है ना। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसका एवरेज पता करना है आपको, तो जब मीन आप निकालते हैं तो नीचे डिवाइड करते हैं ना आप, किससे, जितनी वैल्यू दी होती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप उसको 3 से डिवाइड करोगे या 4 से, क्योंकि वैसे तो गेम तो 4 है, 1 2 3 4। तो क्या आप 4 से डिवाइड करोगे या फिर 3 से। 3 क्यों बोल रहा, वो इसलिए क्योंकि इसने 3 ही गेम तो खेले हैं, चौथा तो खेला ही नहीं। तो बताइए आपके हिसाब से क्या हो सकता है। एक्चुअली में इसको हम 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 से क्यों, क्योंकि भाई इसने जितना गेम खेला उसी का तो एवरेज निकालेंगे। अब जो गेम खेला ही नहीं, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, उसका एवरेज आप कहाँ से निकाल के बताओगे, ठीक है। तो इसलिए इसके एवरेज को निकालने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। तो बस जैसे ए का निकाले वैसे बी का निकाल देंगे, उसमें क्या है।
और क्वेश्चन नंबर 4 में हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, मतलब किसका, कौन बढ़िया परफॉर्मर है, सबसे अच्छा। मतलब सीधी सी बात है भाई, जो ज़्यादा रन बनाएगा वही सबसे अच्छा होगा। तो कौन ज़्यादा रन बनाया, तो हम किससे पता करेंगे, एवरेज से। तीनों का एवरेज निकाल लेंगे, जिसका एवरेज ज़्यादा होगा वही आपका अच्छा हो जाएगा। ए का, बी का, सी का, तीनों का आप एवरेज निकाल लीजिए, जिसका एवरेज ज़्यादा होगा आप कह देंगे कि दैट प्लेयर इज़ बेटर परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाई अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट आर दिस। एक्चुअली में यहाँ क्या दिया है, 100 आउट, मतलब 100 मार्क्स का एक जो है साइंस का पेपर हुआ है, साइंस का टेस्ट हुआ, उसमें बच्चों के जो मार्क्स हैं यहाँ पे वो दिए हुए हैं आपके। ठीक है, ये सारे मार्क्स दिए हुए हैं। तो इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स बताना है, रेंज बताना है, मीन बताना है। ये तो ऑलरेडी अब सब आप कर चुके हो। हाईएस्ट लोवेस्ट, जो सबसे बड़ा हो जो सबसे छोटा हो, रेंज उसी बड़े छोटे में को माइनस कर देंगे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू कर देंगे। मीन के लिए सबको ऐड करके डिवाइड कर देंगे कितने से, जितनी वैल्यू दी है, कितनी वैल्यू दी हुई है, बस इसको काउंट कर लीजिएगा आप। 2 यहाँ पर ही हैं, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो आई थिंक ये कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द एनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वॉज दिस, फाइंड द मीन एनरोलमेंट। कुछ नहीं करना है, बस कुछ जितने एनरोलमेंट है, ये 6 साल के एनरोलमेंट दिए गए हैं। इन सारे 6 साल के क्या नाम है एनरोलमेंट को आप ऐड करके 6 से डिवाइड कर देना, बस आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। रेनफॉल दिया हुआ है इन अ सिटी ऑन 7 डेज। अच्छा, एक शहर है, उस शहर में 7 दिनों का, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे का रेनफॉल दिया कि किस दिन कितना रेनफॉल हुआ। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, रेंज बताना है, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट माइनस करेंगे, सिंपल सी बात है। मीन बताना है, सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस दैन द मीन रेनफॉल। मतलब ये पूछा जा रहा है आपसे कि कितने दिन जो रेनफॉल हुआ है आपका वो मीन रेनफॉल से कम हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए तो आपको पहले मीन रेनफॉल पता करना होगा ना। तो चलिए मीन रेनफॉल पता कर लेते हैं ज़रा सा। तो मीन रेनफॉल के लिए क्या करेंगे, मीन रेनफॉल इज इक्वल टू, अब सारी वैल्यू को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए ऐड करते हैं। एक आपका 0 है, प्लस दूसरा क्या है 12.2, प्लस तीसरा है 2.1, फिर चौथा है आपका 0, फिर पांचवा है 20.5, फिर छठा है 5.5 और सातवां है आपका 1.0, चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ फिर भी चलो 1.0 अपॉन ये कर देंगे हम 7। चलिए देखते हैं। तो 12.2 में यहाँ पहले पॉइंट वाला पीछे वाला ऐड कर लेते हैं आपका। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका 5 + 5 ये 10 हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ देखिए ये 5 10 हो गया। और फिर यहाँ पे 11 + 2 13, तो 13 का आपका 3 आ जाएगा यहाँ पे, ऐसे 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में डेसिमल से आगे वाला नंबर ये देखिए 5 प्लस ये 0 5 ही रहेगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे 2 7 + 2 कितना हो जाएगा आपका 9, और 1 वहाँ कैरी था तो 9 और 1 10 का 0 1 कैरी फिर हो जाएगा आपका। अब ये टेंस वाले प्लेस पे कौन है यहाँ पे, ये देखिए ये 2 है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे 1 है, 2 और 1 3 और प्लस 1 उधर था 4, तो 40.3। और इसी को डिवाइड कर देंगे कितने से 7 से, तो 7 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं 40.3 को 7 से। 40.3 इसको डिवाइड करना है 7 से, तो 7 6 जा 42 ज़्यादा हो जाएगा, 7 5 जा 35 हो गया। ये 5 बचा यहाँ पे, इसको फिर आगे डेसिमल है, डेसिमल ऊपर कर देंगे, 3 डाउन करेंगे। तो उसके बाद में कितना आ जाएगा 7 7 जा 49, तो ये आ गया आपका 49। फिर माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, डेसिमल पहले से लगा हो तो ये 40 हो जाएगा। और 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 5 टाइम्स जाएगा ये, तो 5.75। बस इतने 2 डिजिट तक ही डिवाइड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आ जाएगा आपका कितना 5.75। ठीक है, बस यही हो गया। अब हमें देखना है ये 5.75, इसको याद रखेंगे। और उसके बाद में देखेंगे कि किस किस दिन इससे कम बारिश हुई। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि मंडे के दिन
मंडे के दिन तो बारिश नहीं हुई, ज़ीरो ही है, हटाइए इसको। ये वेडनेसडे के दिन और उसके बाद में फिर सैटरडे और संडे, 3 दिन, वेडनेसडे सैटरडे और संडे, ये 3 दिन जो है वो कम बारिश हुई। किससे? मीन रेनफॉल से। मंडे नहीं काउंट करिएगा क्योंकि मंडे के दिन तो बारिश नहीं हुई, ज़ीरो है। थर्सडे को भी तो बारिश नहीं हुई, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस ये हो गया आपका, इसी तरीके से आप करिएगा इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? वह ये हाइट ऑफ 10 गर्ल्स। अच्छा, 10 गर्ल्स हैं, 10 लड़कियां हैं, उनके हाइट दिए हुए हैं यहाँ पे। तो हाईएस्ट पता करना है, तो लोवेस्ट पता करना है, रेंज पता करना है, मीन पता करना है, और हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। बस, तो जैसा भी मैंने लेस देन वाला निकाला था वैसे ही आप मोर देन का निकाल देंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक हाँ, ये एक्सरसाइज अभी आपका कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसके आगे फिर अगला टॉपिक है मोड आपका, वो अगले वीडियो में आपको बताऊँगा मैं, ठीक है। चलिए, तो अभी से कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई डाउट होगी तो फिर मुझसे पूछ सकते हैं आप।